नमस्कार, मैं श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ भारत और न्यूज़ की साझा कार्यक्रम में टॉक विद कुमार में। आज हम बात करेंगे एनआरसी के मुद्दे पर, यानी कि पश्चिमी बंगाल में मानवाधिकार आयोग की जब टीम पहुंची है और मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, उसको मारा पीटा गया है और जो आयोग के तमाम लोग हैं वो किस तरीके से वहां के शासन प्रशासन पर बात कर रहे हैं। खास बात यह है कि जब हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित टीम पहुंची, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल या फिर कोई और स्टेट उस बात को कह रहा है, यानी कि हाईकोर्ट ने जिस टीम को निर्धारित किया है कि वो जाकर वहां पर सारी चीजों को जांच करे, सारी चीजों को देखे, समझे, पूछे। उसके बाद चुनाव के बाद की ये जो हिंसा लगातार बनी हुई है बंगाल में, वो क्या कुछ कहती है एनएचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन की टीम के ऊपर का हमला, ये क्या क्या कुछ कहता है और उसके निहितार्थ क्या है, उसकी राजनीति क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज तीखे सवाल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज डॉक्टर दया शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता, उनके साथ तीखे सवाल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बंगाल में ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है कि नहीं करता है, क्या मानवों की, क्या आम आदमी की, तमाम तरह की, ये भी कहा जा सकता है कि या उन लोगों की जिज्ञासा या उनके राइट्स काम करते हैं कि नहीं करते। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे उससे पहले जरा एक पैकेज देखकर इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपने डिबेट को आगे ओपन करते हैं। चुनाव बीत गए, लेकिन बंगाल की सियासत का चुनावी रंग अभी भी एकदम ताजा और चटक है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। सैकड़ों की ये भीड़ दीदी की समर्थक है और इनसे घिरे ये चंद लोग दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम है। चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने पहुंची ये टीम खुद ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। एनएचआरसी की टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान भी थे, इनके हाथों में बंदूकें भी थी, लेकिन भीड़ को न तो एनएचआरसी से कोई मतलब, न सीआईएसएफ के जवानों से। टीम के रास्ते घेर लिए गए, इनके काम में भरपूर अड़ंगा डाला गया और इन्हें इलाके से बाहर भगाने की कोशिश की गई। ये सब हुआ राजधानी कोलकाता से सटे जादवपुर में। आप देख सकते हैं ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है कि पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ ये इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। टीम की अगुवाई कर रहे एनएचआरसी सदस्य आतिफ रशीद ममता समर्थकों की भीड़ के इस रवैये पर कई बार बिफर पड़े। उन्होंने बार बार भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। एनएचआरसी की टीम को घेरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। महिलाओं के आगे होने की वजह से सीआईएसएफ की टीम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। शुरुआत में इनके साथ स्थानीय पुलिस भी थी, लेकिन एनएचआरसी सदस्यों का कहना है कि जैसे ही धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हुआ, स्थानीय पुलिस के लोग गायब हो गए और टीम को आखिरकार यहाँ से निकलना ही पड़ा। 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है, तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? पूरी बात है, एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए सामने हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद आरोप लगे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों समेत एक कमेटी का गठन किया था। समिति के सदस्य पिछले 3 से 4 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जादवपुर में हिंसा के आरोपों की जांच कर रही टीम ही हिंसा की शिकार हो गई। बीजेपी इसे ममता सरकार का असली चेहरा करार दे रही है, तो टीएमसी हिंसा के आरोपों को ही नकार रही है। इस घटना से
बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया, एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गांवों में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसको पता उसको चल गया और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर को खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मरना है, बेइज्जत करना है तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है, वो करना है तो मारते हैं तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। बहरहाल इस हंगामे और बवाल के बीच एनएचआरसी की टीम ने कई हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट आज कल। यानी कि आपने देखा एनएचआरसी के साथ क्या हुआ। बंगाल में सुरक्षित नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है और बंगाल में अगर कोई सुरक्षित है तो उसके नाम के साथ या नाम के आगे या नाम के पीछे टीएमसी लिखा होना बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक राय पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। दीप चंद राठौर कांग्रेस नेता हैं। दीप जी आपका भी स्वागत है। बंगाल में जीरो पे आ गए लेकिन वो अलग विषय है। तपोस पाल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बंगाल की राजनीति के पुरोधा हैं। तपोस आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और सत्यपरक भारत के डिप्टी एडिटर हैं मैगजीन की। दोनों जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर दयाशंकर प्रदेश मतलब टीएमसी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और तमाम टीएमसी के पदों को भी उत्तर प्रदेश में देखते हैं। दीपक दुबे हमारे साथ माफ कीजिएगा, संदीप दुबे हमारे साथ मौजूद है। संदीप भाई बीजेपी के नेता हैं, माफ कीजिएगा संदीप भाई। राकेश सिंह परमार हमारे साथ। राकेश भाई आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा मैं दयाशंकर जी के पास पूछ रहा हूँ। दयाशंकर जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और इनकी वाणी भी अच्छी है, बेहतर बोलते हैं, बीएचयू से पढ़े हुए हैं, छात्र राजनीति भी किए हुए हैं। दया भाई, आप ह्यूमन राइट तो समझते होंगे ना कि मानव है, मानवों का अधिकार होता है, लेकिन क्या बंगाल में मानवों का कोई अधिकार नहीं है क्या? दया भाई आप सोचिए, मानवों को तो छोड़िए कि ह्यूमन राइट कमीशन अगर पहुंच जाए तो टीएमसी के तथाकथित गुर्गे उनको मार पीट के भगा देते हैं। ये कैसा, मतलब हम किस समाज में रह रहे हैं दयाशंकर भाई? क्या भारत का हिस्सा है क्या बंगाल या नहीं है? क्लियर कट कर दीजिए ना दया भाई। देखिए श्रीकांत जी, बड़ा ही विडंबना है। जो पार्टी माँ माटी मानुष की बात करती है, हमारे लिए तो और हमारे पार्टी के लिए सर्वोपरि जो है माँ है, माटी है और मानुष है। हम लोग मनुष्य की बात करते हैं, लेकिन ये जो भी घटनाएं घटी हैं, अब इसकी सत्यता की जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि जो भी संसाधने हैं केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं रिलेटेड है या कहीं ना कहीं क्या उनको है कि जब भी ये कोई भी घटनाएं घटती हैं, उससे बड़ी बड़ी घटनाएं अगर देश में हो तो बंगाल पे, चाहे वो राज्यपाल महोदय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्ष के नेताओं के साथ उनका मीटिंग हो, चाहे बंगाल को तोड़ने की बात हो, चाहे क्या क्या चीजें हो, तो ये देखने को मिलता है। उस समय पता नहीं ये क्या मानवाधिकार कहाँ रहता है। अब तो समझ लीजिए वहां तो आम पब्लिक ने किया है। वो पब्लिक किसकी थी नहीं थी ये तो निराधार हो सकता है कि सिर्फ कह देना कि टीएमसी वो महिला है, क्या उनके गले में टैग लगा है क्या कि वो टीएमसी की थी। सेकेंड नंबर पे जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी हैं, जिस जिले में जिला पंचायत नहीं सुरक्षित है, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं सुरक्षित है, जहां पे बीजेपी 5-4 सीटें जीती है उत्तर प्रदेश। मानवाधिकार को कोलकाता से उत्तर प्रदेश में मानव रहता है। मैंने फ्लाइट लिया है। नहीं वो तो मैंने तो बताया, मैं उत्तर प्रदेश आया ही नहीं हूँ अभी। नहीं, मैं बंगाल में हूँ। उत्तर प्रदेश में मानव नहीं रहते हैं। नहीं, मैं भी उस पर आया नहीं हूँ ना, उस पर मैं 3 दिन कर चुका हूँ प्रोग्राम। वही बताया जा रहा है कि ये क्या हो गया इन लोगों को कि कोई घटना घट रही है या हो रही है तो ये सीधे टूर वीजा लेके बंगाल पहुंचते हैं। देश बहुत बड़ा है, देश में चारों कोने में मानव रहते हैं। मानवाधिकार को पहले इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। सब कुछ लग रहा है आपको बहुत भालो है, बहुत बढ़िया है,
बंगाल में जो है वो राम राज्य आ गया है, वहां अप्सराएं नृत्य करती हैं और देवता फूल बरसाते हैं। वहां पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं वहां की होता है। सरकार पे कारण है ना कि करनी, देखिए दीदी के करनी और कथनी में डिफरेंट नहीं होता। किसानों के लिए कहा डिफरेंट कि है। जैसे ही सरकार बनेगी, नहीं सरकार तो बनेगी, नेशनल ह्यूमन राइट 10,000 कमीशन को रुपया प्रति हेक्टेयर पिटाई का दिया सामना नहीं जाएगा। करना पड़ता। अच्छा, स्टूडेंटों एक और के बात लिए बताइए, 10 लाख की लोन तपोष दिया पर जाएगा। बंगाली वो जी चीजें हमारे स्कीम साथ, चालू हो गई। तपोष पर इसके बंगाली है, डिटेल हम पे आप ही किए के हैं। साथ तपोष दीदी पर ने आपसे काम शुरू कर दिया। आपको अब बस माफी के रोजगार साथ की बात है, रोजगार देने का काम शुरू होगा। दया भाई, अब हम लोग भी मन सवाल की बात सुनिए, करते, ये जो बंगाली लोग हैं ये सीआरपीएफ से भी नहीं डरते ना, ये सीआरपीएफ से भी नहीं डरते, ये लाठी डंडा से भी नहीं डरते, गोली से भी नहीं डरते, ये वो तो डरते किससे? टीएमसी के जो ममता कार्यकर्ता बनर्जी। शहीद हो गए थे, हाँ, वो हाँ। उसका ड्रोन में कैसे क्या हुआ, ये चीजें अभी दीपक, तक क्या उजागर हुई, वो दीपक क्या राय, हुआ, उस पर दीपक कभी राय, मानवाधिकार ने दखल ये नहीं दिया। वो भी आपने किसी के भारत का पुत्र रहे मानचित्र होंगे, देखा होगा, वो भारत किसी के का मानचित्र से नहीं, बेहतर वो भी परिचित किसी होंगे। के लड़के ही रहे क्या होंगे। अब बंगाल जिस भारत पार्टी को से पड़ता है कि सम्मिलित नहीं? जरा या मुझे टीएमसी के लोग इंसान नहीं होते हैं, पढ़ाइए, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। दीपक आ रहा हूँ दया भाई। टीएमसी में जो लोग दीपक शहीद जी, हुए, क्या क्या वो बंगाल इंसान भारत नहीं के है? उनके मानचित्र लिए है? मानवाधिकार कभी जागेगा? उनके लिए भी कार्य दयाशंकर करेगा? जी, ठीक है, आता हूँ दया भाई। जरा मुझे मानचित्र पढ़ाइए और हम सभी लोगों को पढ़ाइए, हम लोगों को पता ही नहीं है कि मानचित्र, भारत के मानचित्र में बंगाल आता है कि नहीं, प्लीज। नहीं, अभी दयाशंकर जी के पीछे जो वो लगा हुआ फोटो लगी हुई है, वो तिरछी है, थोड़ा देखिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी तिरछी रहेगी तो ये नजर भी तिरछी होगी। और ममता जी की प्रॉब्लम है कि कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको लोग तिरछी ही नजर से देख रहे हैं। अब देखिए एनएचआरसी वो तो बीजेपी पूरे ने देश के लोग अब देख रहे हैं और तिरछी नजर से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। बाद में जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं, बाद में क्या हो जाता है, ये चीजें देख रही है जनता। ऐसा कुछ भी नहीं है, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बता देता हूं दयाशंकर जी, मैं आज के समय में आपको म्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि आप पर सीधा निशाना है और आप ही को तमाम जवाब देने में हमेशा अपने डिबेट में म्यूट कर देता हूं। पर आज मैं आपको ये एक छत्र राज देता हूं कि मैं आपको म्यूट नहीं करूंगा। दीपक भाई अपनी बात पूरी कीजिए। ममता बनर्जी जी के साथ ये है कि हर चीजों को, संवैधानिक चीजों को भी वो मतलब नॉर्मल उसमें नहीं लेती, हर पे क्वेश्चन उठाने की बात होती है। गवर्नर पे, अभी गवर्नर को उन्होंने बता दिया कि जो वो जैन हवाला खास कांड में फंसे हुए हैं, अभी तक 5-7 दिन कुछ नहीं था। अब एनएचआरसी पे वो इशू आ रहा है कि नहीं ये बीजेपी की टीम है, और ये लोग ये नहीं समझते कि एनएचआरसी की टीम को बनाया किसने? कलकत्ता हाईकोर्ट ने। उन्होंने संज्ञान लिया पूरी हिंसा का। 1-1.5 महीने से जो हिंसा हो रही है, 15,000 हिंसाएं हुई, 25 लोग मर गए, 5,000 लेडीज के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और लोग वहां से 1.5-2 लाख वहां से भाग गए। तो 1.5-2 महीने से जो चल रहा है उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया और एक एनएचआरसी की टीम गठित की, जिसमें 5 जो सदस्य हैं वो सभी पूर्व आईएएस आईपीएस है, अच्छे पोस्ट पे है, उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। तो वो अगर कोई रिपोर्ट सौंप रहा है तो उसपे उसको मतलब उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि उसको नकारना चाहिए। अभी देखिए मनम मित्रा जी क्या बोल रहे थे कि एनएचआरसी की टीम कहीं और क्यों नहीं जाती। तो आप देखिए एनएचआरसी टीम केंद्र तो ने भेजा नहीं, न बीजेपी ने भेजा, कोई पार्टी ने भेजा नहीं। तो अगर कलकत्ता हाईकोर्ट अगर दखल कर रहा है तो उसको आप नकार नहीं सकते, ठीक है। तो आज ममता बनर्जी को ये कि जितनी ये चीजें हैं उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, न कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली दीजिए, गवर्नर को गाली दीजिए। तो संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। आज तो ये कि जो मानुष और माटी तीनों। ठीक है तपोष कमिंग टू यू। आप बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल की स्थिति को बेहतर समझते हैं। क्या चल रहा है बंगाल में? क्या हम नक्शे से काट के बाहर कर दें या को मारा जा रहा है? देखिए बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं अभी दयाशंकर जी बता रहे थे कि जिन महिलाओं ने अटैक किया उन पे टीएमसी टैग लगा हुआ है कि नहीं। मैं ये कहता हूं कि वहां पे सरकार नाम की कोई चीज है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है। अगर कहीं पे कोई अटैक हो रहा है, कोई एनएचआरसी की टीम गई हुई है, देखिए ये इनका पैटर्न है, ये हर एक चीज को इन्होंने पॉलिटिसाइज किया है और उसी का बेनिफिट ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको आपको समझना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी जब डिस्कशन हुआ था तब मैंने एक बात बताया था कि जब सीबीआई की टीम वहां गई है, इन्होंने किस तरीके से उसको निरूपित किया है कि ये मोदी और अमित शाह की पुलिस है। जब
सीआरपीएफ की टीम वहां पे गई है और जहां पे अराजकता बहुत ज्यादा थी, जहां पे कि पोलिंग नहीं हो पा रही थी, वहां पे सीआरपीएफ लगाया तो कहा देखिए सेंटर की पुलिस आके वो की है, हमारे ऊपर जाति कर रही है। आज जब एनएचआरसी की टीम गई है तो मानवाधिकार नहीं क्या हो रहा था उस समय? दयाशंकर जी बोल लेने दीजिए, आपका समय आएगा, आपका समय आएगा, मेरा भी पक्ष रहने दीजिए थोड़ा। हाँ, अब इन्होंने बताया ये महिलाएं जो अटैक कर रही हैं उन पे टीएमसी का टैग लगा है क्या? मैं ये कह रहा हूं कहां पुलिस है भाई? लेडीज पुलिस है कि नहीं वहां पे? और एनएचआरसी की टीम कोर्ट ने वहां पे निरूपित करके उनको भेजा है। जो सीबीआई की टीम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, जो आप कह रहे हैं कि आपके जो तथाकथित सिलेक्टेड मंत्रीगण हैं जिनके ऊपर सीबीआई ने आरोप लगाया और उनको उठाया और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गया और जिसके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठी, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसको भी तो कोर्ट ने ही भेजा है, उसको सेंटर के किसी के उससे नहीं आए, वो कोर्ट नहीं कहा है कि नारदा और शारदा का इन्वेस्टिगेशन करना है। आज एनएचआरसी की जो टीम है वो भी कोर्ट ने ही बताया है। इसमें घबराने की क्या है? आज फिर से आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आज आप फिर से एनएचआरसी की टीम को उसके ऊपर अटैक करके आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटर से पुलिस है और हम विक्टिम हैं। तो ये प्रशांत किशोर का जो विक्टिम वाला कार्ड है, अभी तक तो प्लास्टर बांधे घूम रहे थे पैर में, अब जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन प्लास्टर उतर गया। तो इसी तरीके से आज एनएचआरसी की टीम पे आपने अटैक किया, इससे पहले आप सीबीआई पे अटैक करते थे, उसके बाद आपने सीआरपीएफ, आपने किसी को छोड़ा है? ये आपको डिसाइड करना है, ये जनता को डिसाइड करना है। दीपचंद राठौर, फिर मैं दीपचंद राठौर, क्या लगता है प्रभु, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनएचआरसी के टीम के साथ जो हुआ, क्या वो राजनीतिक तौर पर उचित है? यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैं कहता हूं सेंटर में कोई सरकार हो, लेकिन जब हाई कोर्ट किसी को नियुक्त करता है तो उस पर न्याय होना चाहिए। दीपक जी, दीपचंद राठौर साहब। श्रीकांत जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बीजेपी जो टीम का जो चुनावी खेला हुआ है, हकीकत में तो पश्चिम बंगाल में नफरत बेनाम हिंसा की राजनीति चल रही है और निश्चित तौर पर बंगाल के लोग कहीं ना कहीं समझ गए कि कहीं ना कहीं वो अब ठगा महसूस कर रहे हैं। और स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो अराजकता फैली है उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और चुनाव से पहले ही आकलन हो गया था कि किसी भी राज्य में अराजकता और संवैधानिक पदों पे जो बैठे हुए उच्च अधिकारी लोगों को समर्थन कर रहे हैं वो निंदनीय है। जैसे हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने की आजादी, विचार और मन के अनुसार वोट डालने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, सत्ता में भागीदारी करने की आजादी, इस पर अगर रोक लगाए, अगर जो हमारे अनुकूल वोट ना दे उनके घर जला देना, उनकी माताओं बहनों को प्रताड़ित करना, यह घोर निंदनीय है। जो कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और दूसरी बात है कि सर, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मानव अधिकार आयोग पश्चिम बंगाल में वहां जाता है, जब वो सेफ नहीं है तो आम आदमी किस तरह सेफ होगा? तो मैं दीदी से कहना चाहूंगा कि जो हिंसा है उस पर रोक लगाई जाए और कहीं ना कहीं बंगाल वासियों की ओर देखा जाए। दीपचंद राठौर एक सीधा सा जवाब दे रहे हैं। राकेश सिंह परमार, क्या लग रहा है, मतलब कि अब कांग्रेस भी इसके विरोध में है, कांग्रेस भी नहीं चाहती कि राजनीतिक हिंसा को और आगे बढ़ाया जाए। राकेश सिंह परमार, फिर मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी। नमस्कार जी। कुमार श्रीकांत जी, एनएचआरसी की तो टीम बाद की है, उनका प्रोटोकॉल में ना बाद में नंबर आता है। राज्य में प्रोटोकॉल में पहला नागरिक वहां के राज्यपाल होते हैं और देश में राष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल के रास्ते को रोका जाता है, काफिले को, जबकि राज्यपाल का दौरा होता है तो प्रोटोकॉल होता है वहां पर। मुझे थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल की समझ है। जिस एरिया से राज्यपाल महोदय जाते हैं उनका ओएसडी वहां के एसपी और थानेदार को बोलता रहता है वो सारे कॉरिडोर क्लियर किया जाता है। ये करवाना पड़ता है, सरकार की जिम्मेवारी है, चूंकि राज्यपाल पहला नागरिक है उस राज्य का। तो जहां पर राज्यपाल को गवर्नर गो बैक कहा जा सकता है सरकार के द्वारा, मतलब ये कोई अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे अगर कहीं यूनिवर्सिटी में गवर्नर जाते हैं तो गवर्नर वहां का चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल में, वो चाहे गवर्नर मैट्रिक फेल हो। फागुराम बिहार का चांसलर है ना यूनिवर्सिटी का, 5वीं फेल,
क्योंकि वो गवर्नर के पद पे है तो वो चांसलर है। अब चांसलर अपने विश्वविद्यालय में जाता है तो वहां पर प्रोफेसर, पढ़े लिखे तबके के लोग अगर उसको गो बैक बोल रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि पश्चिम बंगाल में NHRC से मैं ऊपर सबसे पहली मांग करूंगा कि भारत के कानून को लागू करवाने के लिए उसको भारत में मिलाइए, क्योंकि अब वो दिन नहीं रहा कि जब बंगाल के ममता बनर्जी कह देगी कि वी आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि CBI से मेरा कोई मतलब नहीं है, जज के आदेश और दिशा निर्देश का मेरे ऊपर कोई चीज नहीं है। मेरे पुलिस अफसर को अगर CBI अरेस्ट करेगी तो मैं CBI को अरेस्ट कर लूंगी, मेरे मंत्री पर CBI अगर रेड डालेगी तो मैं CBI ऑफिस में जाकर के धरने पर बैठ जाऊंगी। तो इस तरह का मतलब आप व्यवस्था को वहां पर संविधान को डेंट नहीं कर रहे, संविधान को धक्का बता रहे, संविधान को मानने से इंकार कर रहे हैं। और ये बेस्ट समय है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब जहां का कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया हो। के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें, कौन सा शासन लागू वहां पर राज्यपाल को झंडा नहीं दिखाएगा काला की गो बैक, पहले जान लीजिए। वहां पर NRCC की टीम को मारा नहीं गया है। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं यूपी का ही नागरिक हूँ मेरे भाई। चुनाव आयोग के अभी कुछ गरिमा है, किसकी संस्था है चुनाव आयोग? वो नहीं देख रहा है कि कौन पर्चा भरने आ रहा है। 5 सीटें हैं, 4 सीटें हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष बन जा रहा है। उस समय कहाँ चला जाता है संविधान? भाई मैं आ रहा हूँ, समय तो गया है उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल को करो, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जा रहे हैं, मारा जा रहा है पदाधिकारी जीते हुए चुनाव। राकेश सिंह परमार अपनी बात रखिए। उत्तर प्रदेश में मैं आऊंगा, उत्तर प्रदेश के डिबेट पर। मैं पश्चिम बंगाल में बात कर रहा हूं। देखिए, आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, आपको किसी बात पर असहमति हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर जाए तो वहां पर उस शासन को कंटिन्यू करना केंद्र की जिम्मेवारी है। कि पता ना क्यों नरेंद्र मोदी अब किस वजह से उसको वहां पर कंटिन्यू किए हुए हैं। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी पहले सोचे थे कि अगर राष्ट्रपतियों की जब CBI की टीम अरेस्ट हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया था, राष्ट्रपति शासन का सबसे बेहतर समय था, लेकिन वो इसलिए नहीं किए कि सिंपैथी वोट ममता बनर्जी को मिल गया, वो तो अब मिल गया। आपको पश्चिम बंगाल के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का समय देना पड़ेगा। क्यों? 1 मिनट मेरे को रोकिएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये जितने भारतीय जनता पार्टी में लोग आए थे वो सबके सब शस्त्रांध होकर के कह रहे कि मुझे तृणमूल में ले लीजिए। मेरी 2-4 लोगों से बात हुई, मैं अपने फेसबुक पर कल बोला था, मैंने बोला दादा की हो लो, बोला की करो दादा, जान जरूरी है। दिल से तो मैं ममता बनर्जी को रोज गली आता हूं, लेकिन बाहर TMC का झंडा लगा, नहीं तो उसी झंडे के नीचे लटका मिलूंगा मैं। वहां पर इस तरह के लोगों को थोड़ा सांस लेने दिया जाए ताकि वो सोचे कि फ्री हवा में सांस लेने का क्या मतलब है। 1977 से पश्चिम बंगाल की जनता ने सांस लेनी खुली हवा में। संदीप, ये सेंट्रल की गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई साहब? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को कुछ काम है कि नहीं है? श्रीकांत जी, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे पश्चिम बंगाल से जुड़ा हूं, क्योंकि परमार भाई को पता होगा कि हम लोग के रिश्तेदार सारे लोग वहीं कमाने गए थे और पूरा बिहार लगभग उद्योग धंधा जो भी है वहीं से कमाई आता था, कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से हम लोग खाते थे। इवन अभी भी परिवार के लोग हैं, मेरा अपना घर भी है वहाँ। बिल्कुल ठीक है आपने। ओढ़ना, रजाई, बिछौना सब कुछ है। दही चूड़ा बिहार में कम, पश्चिम बंगाल में ज्यादा चलता है, वहां ज्यादा जाने पे मिलता है। हम एक ही बात कहेंगे, हम आज TMC को दोष नहीं देना चाहते। बात यह है कि जो लोग राजनीति इस देश में कर रहे हैं, सुचिता की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या अगर श्रीकांत जी आप हमारे मत से अगर संतुष्ट नहीं है या मेरी बातों से संतुष्ट नहीं है, या आपका कोई विभिन्न मत है और आप विभिन्न मत के द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देने का निर्णय करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आपका गला उतार देना चाहिए, कि आपकी जुबान काट देनी चाहिए, कि आपकी बहन बेटियों का बलात्कार करना चाहिए, या ऐसा मत बना दें कि तालिबानी फरमान हो, मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो ये काम किसी एक बीजेपी वाले के साथ नहीं हो रहा है। बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी वाले के साथ नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस के भी साथ हो रहा है, ये लेफ्ट वालों के भी साथ हो रहा है। वहां कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके छोटे छोटे अस्तित्व उन लोगों के साथ नहीं हो रहा है। और आप लोग डिबेट में बैठ के अपना गला फाड़ रहे हैं संदीप भाई, आप लोग केवल डिबेट में इसको लेकर आप कड़ी निंदा वो जो एक है ना आजकल, नहीं श्रीकांत, कड़ी निंदा आप लोग करते रहते हैं। ट्विटर आपको बैन कर देता है, आप लोग कहते हैं कड़ी निंदा। चीन कुछ कह देता है, आप कहते हैं कड़ी निंदा। बंगाल में कुछ हो जाता है, आप कहते हैं कड़ी निंदा।
ये कड़ी निंदा से बाहर आइए भाई साहब, समाज इसके आगे है, जीवन उसके आगे है, प्लीज। देखिए श्रीकांत हाँ। भाई, देखो एक हाँ। बड़ा फेमस है कि देखो वीर जवानों अपने देश पे ये इल्जाम ना आए और मां न कहे हाँ। तेरे बेटे वक्त पड़ा और काम ना आए। आज पश्चिम हाँ। बंगाल में भाजपा ये का जो बीजेपी कार्यकर्ता वाले है बेटे तो वो काम ही नहीं आ वैचारिक रहे। तौर पे लड़ रहा है। दूसरी दो श्रीकांत जी, दो मैं जो करोड़ बोलना 30 हजार चाहता हूँ शायद नहीं बोल पाऊंगा। 2 मैं करोड़ जो 30 बोलना लाख चाहता जिनको वोट मिला वो तो काम ही नहीं आ रहे, अपने वोटर्स के काम आ रहे हैं क्या संदीप भाई? बिल्कुल आ रहे हैं, आपको बिल्कुल आ रहे हैं। आज अच्छा। जितनी वहां प्रक्रिया चल रही है, जो डर है हाँ। टीएमसी के लोगों में, ममता दी की मैं नाम लेके आज बात नहीं करना चाहता क्योंकि दी शब्द की भी अवहेलना हो जाएगी। दी तो सबकी होती है, वो हर भाई की होती है, छोटे की होती है, बड़े की होती है। दी ये नहीं देखती कि मेरा ममता भाई बनर्जी नहीं का होगा तो ये उसको पीटूंगा, थप्पड़ लगाऊं। है आपको, मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ इतना डर है तो ममता बनर्जी कह सर्वोच्च दीजिए। न्यायालय ने दिल्ली में रह सर्वोच्च के डर न्यायालय रहे ने हैं वहां ममता संज्ञान बनर्जी लिया से है। पश्चिम बंगाल। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी संज्ञान लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो आम आदमी है, देखिए लोकतंत्र में हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो आप याद करिए, लोग विपक्ष जो है ये सीना खोल के बाहर जाएगा और छाती पीटेगा कि देश में हिटलर शाही हो गई, देश में। मैं भी मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन का जो विकल्प है वो किसी भी संवैधानिक संस्था में सबसे अंतिम विकल्प के रूप में किसी भी संवैधानिक संस्था को चुनना चाहिए। तो हम वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम साफ साफ आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, वहां पे जो भी अव्यवस्था फैली है, केंद्र से लेके सभी संस्थाओं, इवन सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है और इसका खामियाजा वहां की सरकार को सुना आपने, सबकी सुनी सबको सुना, सबकी सुनी। बंगाल में क्या चल रहा है? ये खेला तो हो गया, खेला के बाद धूल उड़ रहा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज लाया है। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। नफरत को हराकर प्यार को बढ़ाना है, नफरत को हराकर प्यार को बढ़ाना है, इंसान के बुनियादी अधिकार दिलाकर मानवाधिकार आयोग को अपना मान बढ़ाना है। इंसान के बुनियादी अधिकार दिलाकर मानवाधिकार आयोग को अपना मान बढ़ाना है। सवाल देखिए क्या होता है। हाई कोर्ट ने बंगाल के परिस्थिति और स्थिति को देखकर डायरेक्ट एक्शन लेने के बजाय लोकतांत्रिक रास्ता को अपनाया। लोकतांत्रिक रास्ता मतलब ये है कि कल को बंगाल में जितने भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो यह ना कहे कि कोर्ट ने भी एक तरफा फैसला लिया, क्योंकि जिस तरह से हम और आप सब लोग ने देखा, तमाम जगत के लोग ने देखा कि बंगाल में क्या चल रहा है और क्या चलेगा, एक अंदेशा लगा जाता है। और कानून जो इंटेंशन देखता है, कानून का इंटेंशन साफ है। मुझे याद दिला देता है 90 का दशक जो है बिहार का, बिना टिकट का मैं बिहार चला जाता थोड़ी देर के लिए। मैं आपको उस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप बिना फ्लाइट के, बिना ट्रेन के जाने नहीं देते, तो मैं बिना टिकट का बिहार चला जाता थोड़ी देर के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब लालू यादव का राज था, वहां साफ कहा जाता था कि तुम्हें सिर्फ इस पार्टी की बात करनी है, किसी और पार्टी की बात नहीं करती। तो हाथ में गोली, बंदूक, बारूद सब कुछ होते थे। बात करने वाले के हाथ में सब कुछ होते थे। और इसी तरह वहां पर तमाम जो उस भाषा का मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, इस देश का नागरिक हूं, प्रभुत्ता की बात करूंगा, मैं थोड़ा सा अच्छाई की बात करूंगा। फिर भी लोगों ने तो एक टीएन सेशन आए, उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। टीएन सेशन ने क्या किया, उन्होंने कानून को सही रूप से लागू करते हुए चुनाव करवाया। उस टाइम में ईवीएम पीवीएम की बात नहीं थी और राज बदल गया। राज मतलब लालू यादव का राज ही पलट गया। आज देखिए क्या है, बंगाल की स्थिति सेम उसी तरह। टीएमसी के हमारे मित्र डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी कितना भी दावा ठोकते कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उस लोग को जब ये प्यार करने लगे जाते, वोट वो लोग देने लगे, क्योंकि आपको ताजुब होगा, अभिषेक बनर्जी की पत्नी को उनको मान्यता मिल गया, जबकि उसको कानून नहीं यहाँ मान्यता दे रहा है। कानून ने उनको, अभिषेक बनर्जी के पत्नी को नागरिकता नहीं मिला यहाँ की, लेकिन उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बना हुआ है। आप इससे समझिए ना, दूर क्यों जाते आप। ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को यहाँ सोचना चाहिए, कोलकाता हाई कोर्ट को यहाँ समझना चाहिए कि जब घर में ही इस तरह का कानून की धज्जी उड़ रही है तो बाहर में क्या होगा। और अभी दयाशंकर जी ने कहा कि जो महिला थी, अरे वो महिला कौन थी, सबको पता महिला कौन थी, उसका इंटेंशन कहता है कि वो कौन थी। अगर पुलिस वहां नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आप छोड़िए दूसरे की बात,
पुलिस अपना काम जब सही से नहीं कर रही है तो उसका सारा दाग जो वहां के वर्तमान सरकार के ऊपर जाती है। तो मैं सत्यपरख भारत के चैनल के तहत, मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत मैं कहना चाहता हूं, बंगाल की सरकार, जनता ने आपको जिताया तो कम से कम सरकार बनकर दिखाइए। कम से कम आप देखिए, जो गुनाह करना ही बलवान नहीं होता, गुनाह को साफ कर देना भी बलवान होता है। ममता बनर्जी चाहे तो अपने आप को साबित कर सकती है, वो साबित कर सकती है। वो एक आदेश देकर, एक निवेदन कर, और डीजीपी को तत्काल बुलाकर आदेश कर सकती है कि कोई भी हमारे राज्य में चाहे वोट दिया और नहीं दिया, वो सब मेरे राज्य की नागरिक है और उसका मूलभूत सुविधा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए, जान माल की रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो है प्रेजेंट मुख्यमंत्री को बढ़िया मौका मिला है, लेकिन वो मौका भुनाना नहीं चाहती। वो क्या कर रही है सबको पता है, धरना प्रदर्शन करना, तमतमाकर बोलना। अरे आप अगर बात कर रहे हैं हमको नेशनल की राजनीति करना है, तो आपको नेशनल में लोग देख रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी को इतनी ताकत आ गई तो बंगाल को अकेले अलग कर लेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर अपोजिशन का लीडर भी है। वहां पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा भाजपा के लिए, भाजपा को भी मैं थोड़ा सा लताड़ना चाहूंगा आज, कि भाजपा को सांप सूंघ गया क्या? उनके 77 विधायक जीतने के बावजूद वो 77 विधायक कहाँ चले गए? क्या उनको पता नहीं है भारतीय संप्रभुता क्या होता है? और खास तौर पर उनके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता इतने कमजोर कैसे हो गए? वो चुनाव से पहले जो दम भरते थे 200 पार, आज उनके टीएमसी में चले गए ना मनोज कुमार, वो सारे उठ के टीएमसी में चले गए कि जान बचाना, उनको जान बचाना है। संदीप भाई जब तो कह रहा मैं जब तो बीजेपी को कह रहा हूँ, बहुत डर है। हाँ, समझा करें। नहीं मैं वही लास्ट कर दूं। मैं आज बीजेपी को लताड़ना चाहता हूँ, खास तौर पर मैं मोदी जी को लताड़ना चाहता हूँ। मैं लताड़ रहा हूँ, वो मोदी कहाँ गए? 2002 का मोदी कहाँ गए, जिसके फुफकार भर से ही पूरा देश थर्राने लगता था, हिलने लगता था। ये जो जितने रोहिंग्या, ये जो जितने, मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, खासतौर पर ऐसे लोग जो लोग हमारे भारतीयता के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, उस लोगों के लिए मोदी चुप क्यों बैठे हुए हैं? मोदी का क्या दांत टूट गया क्या? वो दांत टूटा हुआ सांप है क्या? मैं डायरेक्ट ये बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी को खास तौर पर बताना चाहिए अपने देश की जनता के लिए। ठीक है दया भाई, बहुत समय। दया भाई अपनी बात रखिए प्लीज, फिर मैं आगे जाऊंगा। दया भाई प्लीज। डॉक्टर धनोज जी की बात का तो मैं बड़ा ही समर्थन करता हूँ, लेकिन ये इनको पता रहना चाहिए, जब ये देश की बात करते हैं तो देश बहुत विस्तृत है। सिर्फ जब बात आती है बंगाल की तो ये क्या क्या पीएम से लेके किनको बोलने लगते हैं, और किसान आंदोलन को लगता है ये भूल गए हैं, 7 महीने से ऊपर हो गए हैं। कभी उनके लिए भी मानव आयोग को बोलना चाहिए था, मानव अधिकार आयोग को, कि 300-400 किसान शहीद हो गए, उनको भी न्याय दे दो। उनको कोर्ट जाना चाहिए ना किसान को भाई। भाई साहब कोर्ट गए किसान, धनोज जी, किसान जिस तरह से किसान कोर्ट गए है ना, एक बार जिस कान खाते हैं, किसान देवता तुल्य होते हैं, उनके लिए भी तो एक बार मानव आयोग से अपने आवाज उठा देते, मोदी जी को धिक्कार देते। लेकिन बंगाल का बात आएगा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जाइए, मानव अधिकार के पास जाइए। आपको किसने मना किया है? आप जाइए, आवाज उठा रहे हैं, उनके पास क्या जाएंगे? आवाज उठा रहे हैं तो क्यों नहीं? क्योंकि अरे भाई, किसान आंदोलन में एसपी कैंट में मियां और खलीफा दोनों के सपने देखने का मौका दिया जा रहा है, वो क्या चाहिए? किसानों के साथ वातानुकूलित कैंट है और गद्दे को सो करके मियां और खलीफा दोनों आदमी के सपने देख रहा है आपका नेता, और क्या चाहिए भाई? और कितना चाहते हो? क्या कर रहे हैं? अरे दया भाई मत मारिए, सीधा बंगाल में रहिए ना। लेकिन बंगाल का कोई आपसे मजबूत नेता है राकेश टिकैत, वो कहता है, सुनिए, राकेश टिकैत कहता है मेरे सामने ममता बनर्जी की क्या औकात? अरे राकेश टिकैत कहता है जो मेरे, सुनिए ना, एक सेकंड, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक सेकंड। ममता बनर्जी को राकेश टिकैत कहते हैं कि जो मेरे आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनती हो, उनको क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स की जरूरत है? वो तो बहुत बड़े नेता बताते हैं अपने आप को। आप जनता की बात करिए, बंगाल की जनता की बात करिए, नेता की हम बात नहीं कर रहे, जनता की बात कर रहे। ठीक है। अरे तो किसान क्या नेता ही है उसमें, और किसान उनके साथ नहीं है? किसान है ना, तो उनके लिए भी मानवाधिकार जाए कि 7 महीने हो गए, काफी लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार होंगे, उनके बच्चे होंगे, और जल्द से जल्द, ये देश का मुद्दा है, पहले देश का मुद्दा सुलझाना चाहिए मानव आयोग को आपके।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, दया भी देश का ही होता है। आ रहा हूँ और प्लीज मैम कमिंग। दीपक, ठीक है, दीपक के पास जा रहा हूँ मैं। दीपक जी, आपने सुन लिया दयाशंकर क्या कह रहे हैं, आपने सुना संदीप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर रही है, बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आ रही है मुझे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में बीजेपी अपने अगर कार्यकर्ताओं को नहीं बचा सकती और कार्यकर्ताओं को गंगा जल से नहाकर छौर कर्म करवाकर अगर वापस टीएमसी ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो समझिए मामला कितना दयनीय है। और दूसरा सवाल, ये जो आनंद मठ ये जो पूछ रहे हैं, जो आपके देखिए कि क्या नेताजी सुभाष का बंगाल ऐसा ही है, क्या ऐसी राजनीति होती है क्या? दीपक प्लीज, फिर मैं तपोष के पास जाऊंगा। बात आपने सही की कि बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, बहुत अधिक। देखिए, सबसे बड़ी भारतीय संविधान में भी जो मौलिक अधिकार है हमारा, राइट टू लाइफ, अगर वो वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी वो है, जो राइट टू लाइफ जो है ये नॉन डेरोगेबल राइट्स है, जिसको आप इमरजेंसी में भी इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वो अगर उसका वायलेशन होता है तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा और जगह 6 महीने में इलेक्शन होना है तो उस पर नजर रख के ये सब चीजें अवॉइड करने की कोशिश करें। आप देखिए, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अगर वहां की मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, वहां के गवर्नर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, जो सेंट्रल एजेंसीज जाती है उनका रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब क्लियर है कि उनको भारतीय संविधान में आस्था खत्म हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म होना, मुख्यमंत्री का इस तरह करना जो बहुत मतलब सुटेबल केस है ये प्रेसिडेंशियल रूल के लिए। इसमें बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को। दीपक भाई मैं बीच में टोक रहा हूँ, दीपक भाई भी बीच में टोक रहा हूँ माफी के साथ। मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी पावर की तो बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, इतना वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, इतना आत्मबल नहीं है, अगर दिल्ली की भाषा में कहें तो इतना गूदा नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने का सोच पाए। प्लीज दीपक जी। नहीं, आप देखिए हर जगह राजनीति आगे आ जाती है। हमारे यहाँ देखिए सब, आप जनता जो है, जनता की भलाई उलाई दूर हो चुकी है, सब राजनीतिक मिल जाते हैं शाम को, जो कहते हैं ना, बैठते हैं। तो जब तक ये राजनीति होती रहेगी तब तक ऐसा चलता है। राजनीति की इच्छा शक्ति की कमी है और इनको अब ये है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो डोमेस्टिक में भी होनी चाहिए और बहुत जरूरी है, और हर जगह होनी चाहिए। नहीं, बंगाल की बात नहीं है, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता, कोलैप्स करता है, तो बहुत जरूरी है। आप ये मत देखें कि हमारा इंटरनेशनल मीडिया क्या कहेगा और अमेरिका क्या कहेगा। जो चीज अपना देश के लिए जो भी हित के कदम उठाना चाहिए, और परफेक्ट केस है ये, बहुत परफेक्ट केस है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और मोदी जी को आगे आना होगा, इससे उनका वोट बैंक कम नहीं होगा, बहुत बढ़ेगा। तपोष अनम्यूट योरसेल्फ, अपनी बात रखिए तपोष जी। देखिए, मैं धर्म जी की बात को आंसर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया 77 एमएलए बीजेपी के क्या कर रहे हैं। उन्होंने अभी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वो सब लोग राज्यपाल के पास है और उनके पास ज्ञापन उन्होंने सौंपा। उसके बाद उनके उस रिक्वेस्ट को राज्यपाल जी राष्ट्रपति तक लेके गए हैं। और मैं आपसे पूछूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, मैं इसी कन्वर्सेशन में बैठा था जिस दिन जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था। शौकत मुल्ला के लोगों ने उनके ऊपर डायमंड हार्बर में अटैक किया था और श्रीकांत जी वो उस समय मुझे याद है कह रहे थे कि तपोष आप ही लोगों ने 200 रुपए दिया होगा उनके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए। तो देखिए, मीडिया ने किस तरीके से चीजों को पहले प्रोजेक्ट किया था और आज जब किस तरीके से देख रही है, वो बहुत बड़ा अंतर है। दिस इज नंबर 1। क्योंकि ममता बनर्जी उसमें सक्सेस हुई थी। चुनाव से पहले भी भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक हो रहा था। हमारे राष्ट्रीय जो भी अध्यक्ष से लेकर जो भी जा रहे थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, सेंटर के लोग अटैक हुए, लेकिन मीडिया उसको बहुत ही हल्के और इस तरीके से प्रेस कर रही थी जैसे कि मतलब ये बीजेपी ही करा रही है, बीजेपी अपने ही लोगों को मरवा रही है। ये बहुत गलत हुआ, नंबर 1। नंबर 2 में आपको मैं एक चीज रेस करना चाहूंगा यहाँ पे। आज भी जिस दिन इलेक्शन की गिनती चल रही थी, क्यों इतना भ्रष्टाचार हुआ गिनती में, आज रिकाउंटिंग की मांग हो रही है। जिस दिन उसकी गणना हुई थी उसके शाम से ही रिकाउंटिंग की मांग हो रही थी, क्योंकि टीवी का स्क्रीन वहां पे लगाया गया था और काउंटिंग के 12 बजे
लोगों पे वहां पे ये बोलना शुरू कर दिया गया था जोर जोर से कि बीजेपी के जितने लोग हैं सावधान हो जाओ। 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में सारे बीजेपी के कार्यकर्ता अपना घर छोड़ के चले गए थे। मैं खुद कैनिंग ईस्ट के दायित्व में, मैं यहाँ बेंगलोर में बैठा हुआ था और कंटिन्यूअसली आई वाज गेटिंग ए कॉल कि मुझे बचा लो। मैं पूरा अपना घर परिवार, मेरे छोटी बच्ची, इसको लेके निकला हूँ और ना तो इसके पास खाने के लिए दूध है ना वो है कुछ। अगर आप हो सके तो मेरे पेटीएम में पैसा भिजवा दीजिए, ये कर दीजिए। इस तरीके की हालात वहां पे 3 बजे के बाद आपने क्या किया? आपने क्या किया उन लोगों को बचाने के लिए? क्या किया? बताइए। मैं बता रहा हूँ, हम लोगों से जो भी बन पड़ा हम लोगों ने किया। यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शंस किए, हम लोगों ने लोगों को वहां तक सपोर्ट देने की कोशिश किया। जो लोग रेडी हुए कोलकाता से ग्रामीण, उनके पास भी बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। उन्होंने अपने किसी तरीके से संसाधनों का प्रयोग करके वहां तक जाने की हिम्मत जुटाई थी। इतनी स्थिति खराब थी। एक हफ्ते तक मीडिया अब जागी है जब रिजल्ट जो है बीजेपी के अगेंस्ट क्या है और जब वहां पे मतलब डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। उसके पहले से ही चल रहा था ये कहानी मीडिया की जो बता रहे हैं ना, चुनाव चल रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, ये कथा कहानी आप बता रहे हैं। तो क्यों भाजपा के लोग बड़े से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक को क्यों उनको आप सुरक्षा मुहैया करा रखे हैं? कहते हैं कि हमको सुरक्षा हटा लीजिए, में वापस आते हैं, उनके पुत्र आते हैं। क्यों ऐसा मुझे मौका है नेता है क्योंकि आप लोग जो है मुझे मौका है काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए इस तरह की राजनीति करेंगे सब जगह। बताइए उत्तर प्रदेश में टीएमसी, उत्तर प्रदेश में क्यों टीएमसी से लोग जुड़ रहे हैं? क्या है यहाँ पे टीएमसी में क्यों लोग आ रहे हैं? क्या जवाब देंगे? आपका जो असली चरित्र चेहरा है वो उजागर हो चुका है, लोग जान चुके हैं। आप इस प्रकार से जो है चुनाव आयोग, आप दोनों आदमी अपने वाणी को विश्राम दीजिए और कृपया हमको बोलने दीजिए। और जिसको वजह से मारपीट हो रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई। और आप अपने वाणी को विश्राम दीजिए, बहुत बोलना है आपको, अभी तो बोलना ही है। बंगाल दिखता रहे और थोड़ा बाहर निकलिए। कपिल जी राष्ट्रीय पार्टी के आप लीडर हो, कहाँ बंगाल जो क्या हो रहा है? किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, रोजगार के लिए महंगाई चरम पे है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं महंगाई से, घर में मर जा रहे हैं। तो बच्चे छोटे छोटे निकल बाहर जा रहे हैं, पता चला कि आत्महत्या कर लिया महंगाई से, बेरोजगारी से। ये बताइए ना आप, क्यों आपकी पार्टी से उत्तर प्रदेश से लेके हर जगह से लोग भाग रहे हैं? पूरे देश में क्यों ऐसा हो रहा है? पूरे देश का बंगाल की बात करिए। आप क्या उत्तर प्रदेश कहानी बता रहे हैं आप? आपके कार्यकर्ता मुंबई का जबरदस्ती गंगा जल से आ रही है, हमने भारी गलती समझ चुके हैं कि भाजपा अरे भाई एक लोग को चंडू टीएमसी करा सकती है, 10 लोगों को, 200, 400, 1000 लोगों को नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को नहीं, जिसको आपने कौन सी सिक्योरिटी दे रखी है? तो जिस तरह से हजारों लोग टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, तपस भाई ये सब बोलिए आप। बातों लोगों को बताने से देश समझ चुका है कि क्या हो रहा है अदर प्रदेशों में। देखिए जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ की स्थिति का जायजा लीजिए। आपको वो मीडिया दिखाने वाला नहीं है। लोग जीते हुए कैंडिडेटों का अपहरण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पर्चे नहीं भरने दे रहे हैं। जिला पंचायतों को जो चुनाव जीत रहा है, जो अध्यक्ष बनने वाले उनके साथ नहीं हो रहा है। ये देश में आप शांति का दान दीजिए। आप लोग शांति स्थापित करें। और परमार भाई से प्रश्न पूछा था, हाँ शांति का दान दीजिए और हमें भी पढ़ने दीजिए। कुछ हो गया आप लोगों का। ऐसा है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है। ममता बनर्जी का यहाँ दो लाइन पर ममता बनर्जी काम कर रही है। पहला लाइन है जो आमतौर पर राजनीतिक अपनाना चाहते हैं, अगर बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। तो ममता बनर्जी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम हो रहा है। मतलब उनको अब विपक्ष का फेस बनने के लिए बने रहना है उनको सुर्खियों में। वो चाहे एनआरसी पर हमला करवावे, हाई कोर्ट के निर्णय को धत्ता बतवावे या जो करें। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है, इस बात से ममता बनर्जी इनकार नहीं कर सकती।
तो और कोई कैसे करेगा। मेरा अपना ये मानना है, मैं जरूर यहाँ पर चाहूंगा एनआरसी जो रिपोर्ट दे वो दे। हो सकता है नरेंद्र मोदी लीगल एस्पेक्ट्स को एक बार ध्यान में रख करके कोई फुल प्रूफ काम करे ताकि लोग उनको बदनाम ना करें। जैसे देखिए आप सीक्वेंस मिलाइए, महामहिम राज्यपाल महोदय महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, तो कम से कम अंडा खाने तो आए नहीं होंगे कि वहां मछली खाते खाते मन पसंद हो गया, अब यहाँ अंडा कड़ी खाने तो आए नहीं होंगे। तो वो जरूर अपना कोई रिपोर्ट दिए होंगे। वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले और राष्ट्रपति जी से मिले हैं, तो उन्होंने कोई रिपोर्ट दिया होगा। वहां हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया है और एनएचआरसी को भेजा है। हाई कोर्ट के उस दिशा निर्देश को कोई आदमी काट नहीं सकता क्योंकि हाई कोर्ट सरकारी नहीं है। संदीप भाई अपनी बात रखिए आप। संदीप भाई अपनी बात रखिए। देखिए मैं एक ही बात कहता हूं कि ये सारे विषय न्यायपालिका के अधीन अब आ चुके हैं और ये न्यायिक मामला है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, आज अपना जब पक्ष रखने के अवसर पे मैं बैठा हूं, तो हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, सब लोग विचारधारे भिन्न हो सकती है। दयाशंकर भाई ने हो रहे पश्चिम बंगाल में अपराध पे ढकने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपराध की जिक्र करी। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिन के साथ अपराध हो रहा है हम न्याय दिलाने में सक्षम है? हम न्याय दे रहे हैं। हमने यहाँ चोरों को झूठ बोलिए तो जुमला बता दीजिए, टोपी पहनाना कोई अंदर बैठा दिया। सुनिए, बलात्कारियों को पुलिस ने पकड़ के गोली मार के बोले तो राम नाम सत्य बना दिया। तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली ममता सरकार उत्तर प्रदेश में आईना दिखाया तो आपने कहा दिन आ गए हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने पे गिने। सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश करेगा, वोट के माध्यम से ना सर्जिकल स्ट्राइक जनता जब करेगी उत्तर प्रदेश में, तब आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक वन बाय वन बोलिए बीजेपी के प्रभावित लोग जो है दर्शक तक बात पहुंचे, वन बाय वन बोलिए। उत्तर प्रदेश पंजाब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वन बाय वन बोलिए। जनता का सर्जिकल बहुत खतरनाक होता है, स्ट्राइक होता है ना। जयशंकर भाई सुनिए, हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग बड़े आने वाले समय में हो सकता है आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएं या देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो अगर देश में अपराध होगा, कोई पूछेगा कि देश में अपराध हुआ, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में अपराध हो रहा है, तो क्या आप भारत में हो रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, प्रचार करिए, कोई बात नहीं, बिरयानी रात में खाइए, कोई बात नहीं, आप झूठ बोल दीजिए। बुराई को हम छुपाएंगे तो हम अपने राष्ट्र को बेहतर नहीं बना सकते, हम किसी स्टेट को बेहतर नहीं बना सकते। आप जो भी विषय रख रहे हैं आप अच्छे से रखिए। मैं एक ही बात, मुझे 1 मिनट बोल लेने दो भाई, आप बोलिए ना। फिर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कानून सम्मत इसमें कार्रवाई होगी। न्यायपालिका के अधीन सारे विचार हैं और न्यायपालिका जो भी आदेश करेगी, सरकार सक्षम है उस आदेश का पालन करवाने के लिए। मैं धनोज भाई को धन्यवाद दूंगा। धनोज भाई ने जिस विषय को आज रखा, उस विषय में एक सबसे और भी महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ जाती है कि बिहार से निकल के ये राजनीति अगर पश्चिम बंगाल में गई है, तो हम सब लोग का नैतिक कर्तव्य है कि पश्चिम बंगाल के बाद इस भारत में ये न फैले, ये बीमारी की तरह देश में न फैले। इसका संरक्षण करने का मुख्य जिम्मेदारी दयाशंकर सिंह जी का है, क्योंकि आपकी सरकार है। अगर आपकी सरकार रहते, आपने चेता, बचाया, अच्छा शासन व्यवस्था दिया, तो हमें क्या जरूरत थी हम लोग आपकी बैठ के बुराई करते, आपकी सरकार की आलोचना करते। तो आप आलोचना स्वीकार करिए। वहाँ जब देश प्रधानमंत्री महोदय ठीक है संदीप, हो गया। प्लीज धनोज कुमार, मैं आपके पास जा रहा हूं। धनोज जी, आपको लगता है कि भविष्य में बंगाल में कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको? आपको लगता है कि राजनीतिक ये चीजें, और आपको लगता है कि बंगाल में टीएन सेशन मिलेगा? सीधी सीधी बात, भविष्य दिख रहा है आपको? टीएन सेशन दिख रहा है आपको बंगाल में? नहीं, देखिए जुर्म जो है, जुर्म की उम्र ज्यादा नहीं होती है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है जुर्म करने वाले की उम्र ज्यादा नहीं होती है। और देश में जुर्म करने वाले का क्या असर होता है हम लोगों ने देखा। यहाँ बहुत सारे उम्र दराज लोग बैठे हुए हैं जो 30 पार कर गए, 35, 40, 50 के आसपास के हैं। और जैसे राकेश परमार जी तो कोर्ट में ही रहते, इनको पता है, कोर्ट में मिलते ही होंगे ऐसे लोगों से जो कि कई केसेज लेके आते हैं जिसमें मारपीट, बलात्कार, दंगा फसाद, ऐसे लोग। लेकिन बंगाल के संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ, अभी ममता बनर्जी के पास मौका है। ममता बनर्जी अपने आप को नेशनल लीडर साबित करना चाह सकती है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से आगे जा सकती है। उनको अभी एक अच्छा मौका मिला है, बेहतर काम करे। वो अपने राज्य की जनता को आश्वासन दे कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो
या वहाँ और भी ऐसे जात है जो बांग्लादेश से आके बसा, पूर्वी बांग्लादेश, आपको भी पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, म्यांमार का भी लोग आए हुए हैं। उन लोगों को सदस्यता दिलाने का काम करे, उनको न्याय दिलाने का काम करे। ये भाजपा टीएमसी से अलग निकल कर, क्योंकि अब सरकार बन गई, 5 साल के बाद ही चुनाव होगा, क्योंकि कितनों कुछ कर लीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं ममता बनर्जी के ऊपर एक टेंशन है, मैं उस टेंशन को भी इस चीज से देख रहा हूं। भाजपा का भी कुछ कसूर हो सकता है, क्योंकि वो अभी जो कोरोना काल को लेकर चुनाव नहीं करवाना चाह रहा, बाय इलेक्शन, तो उस कारण हो सकता है ममता बनर्जी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 5 नवंबर के बाद ममता बनर्जी को यह डर दिन रात सता रहा है, क्योंकि डर में ही आदमी गलत काम कर बैठता है। उसको डर सता रहा है कि कहीं वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया बिहार के तरह, जीतन राम मांझी के तरह, और फिर नीतीश कुमार का जो हाल हुआ था, तो ममता बनर्जी को दिन रात यही डर सता रहा है। उस डर के आड़ में ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने चीजों को। उनको डर है कि कहीं भैया देखिए मुकुल राय चले गए, फिर मुकुल राय आ गए, उनको डर हम जिसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, जिनको हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, कहीं वही मेरे को निवाला न बना ले। तो इसलिए ममता बनर्जी का भी थोड़ा मानसिक दयाशंकर आई एम कमिंग, दयाशंकर आई एम कमिंग, फाइनली मार्क, दयाशंकर फाइनली मार्क जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, बताए आने के बाद कि मैं क्यों गया था, किसके दबाव में गया था। घबराइए मत, अब समय आप कह रहे हैं बहुत कम बचा है, चाहे अरे आपके पास आने के बाद सब लोग बता रहे हैं। जनता जब जवाब देगी उस दिन पता चलेगा कि कौन नोटबंदी में कितने लोग मर गए, बेरोजगारी से कितने लोग मर गए, कहिए ना मुकुल राय को कहिए ना विधानसभा से त्याग पत्र देते। लेकिन चुनाव सता रहा है, आप लोग को चुनाव जीतने की जल्दी है, और बताया जा रहा है डेल्टा आ रहा है, तीसरी लहर। लेकिन कहाँ मीटिंग हुई? अयोध्या मुद्दे में चंदा का मामला होता है, जमीन रातों रात बढ़ जाती है, लेकिन नहीं, समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री जी करते हैं दूसरे मुद्दे पे, वो वहां पे जमीन में घोटाला हुआ उस मुद्दे पे नहीं, तीसरा वेरिएंट आ रहा है उसके मुद्दे पे नहीं। आपको चुनाव चाहिए, जनता अब समय आ गया है, 4 दिन बचे हो, चाहे वो टीएमसी के बच्चे हो या भाजपा के, वो तो जनता बताने वाली। दीपचंद्र राठौर फाइनल रिमार्क भी कीजिए और अपनी बात भी कीजिए प्लीज। श्रीकांत जी, दीपक राय जी और परमार भाई ने जो बिल्कुल कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसे ठुकराया नहीं जा सकता, और पश्चिम बंगाल में लैंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और दयाशंकर भाई को मैं बताना चाहूंगा, पूरे चुनावी माहौल में 15,000 हिंसा से लोग प्रभावित हुए हैं, 30 लोगों की डेथ हुई है और 40 लोग बेघर हुए हैं जो पलायन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग इसमें हिंदू, दलित और अल्पसंख्यक इसमें प्रताड़ित किए गए हैं। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं इधर बैठकर। देखिए अब तो कांग्रेस भी खींचने लगी आपको, अब तो आपकी मुंहबोली बहन कांग्रेस जो थी टीएमसी में, वो भी आपकी खिंचाई करने लगी। दया भाई आप सोचिए कितना मामला गड़बड़ है। दीपक जी प्लीज जी। लेकिन एक बात है, माफी के साथ एक मिनट दीपक भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन दीपचंद्र राठौर ने जो बात बोली है, मुझे लगता है बड़े बड़े कांग्रेस इस बात को कहने से हिचकते हैं। वो मंच पर टीएमसी की गलतियां गिनाने में हिचकते, लेकिन दीपचंद्र राठौर एक छोटे नेता ही सही, लेकिन गद्दावर और माटी से जुड़े हुए नेता जो इसमें बात को कह रहे हैं। दीपक जी बहुत बहुत दीप जी मैं आपको बधाई देता हूँ। दीपक जी अपनी बात कीजिए प्लीज। सही बात है, दीपचंद जी को बधाई देना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर बात किया इन्होंने। जो चीज देखिए सही है तो सही है, उसको आप कोई चीज काला है तो कोई पार्टी इसको नहीं कहती सफेद है, ठीक है। वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ पे राज्य सरकार जो है और जो उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इस पर आज ये सही बात है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप अंतिम जिम्मेदारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर वहाँ की राज्य सरकार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट संज्ञान लेना चाहिए, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, कोई बिना सोचे समझे। अगर पूरी रिपोर्ट एक बार और किसी रिपोर्ट से ले लें, वहां से किसी और समिति को भेज दें, 2-3 समिति, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और फिर से बनाई जाए, तो आज जरूरी है कि बहुत जरूरी है कि वहां पे कार्रवाई करनी चाहिए बिना कुछ देखे। आप कुछ और भी कीजिए, एक बोर्ड स्टेप। देखिए मेरा यही है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो और जो भी हानियां हुई है लोगों को रिस्टोर किया जाए, लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि हाँ भाई डेमोक्रेसी है। और
सब कुछ बहाल किया जाएगा। और ममता बनर्जी खुद इलेक्टेड नहीं है, उनकी पार्टी इलेक्ट हुई है, वो खुद हारी हुई है, उनको भी अभी इलेक्ट होना है। तो वहां की जो सरकार है वो तो अजीबोगरीब सरकार है। आप वहां की हालत देखिए, वो बहुत बुरी हालत है। जो मुख्यमंत्री है खुद ही मतलब हारी हुई है इलेक्शन में, और जो विपक्ष के नेता हैं और जो विपक्ष के बीजेपी के सारे लोग हैं वो ज्ञापन दे चुके हैं। रिसेंटली अभी एक घटना घटी थी, राज्यपाल के गेट के सामने कोई भेड़ बकरी ले जाके खड़ा हो गया था, वहां के जो टीएमसी के लोग थे, कह रहे हैं कि यहाँ पे भेड़ रहते हैं। तो इस तरीके के जिस तरीके का अराजकता और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, मेरा ये मानना है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के सारी चीजों को रिस्टोर करना चाहिए। उसके बाद अगर हो तो फिर आप री इलेक्शन कराइए, अदरवाइज तो फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। प्रजातंत्र है नहीं। संदीप अपनी बात कीजिए। श्रीकांत जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि आम जनता का भरोसा उम्मीद न्यायपालिका में है। कोई सरकार भी अगर न्याय दिलाने में सक्षम नहीं होती तो व्यक्ति न्यायपालिका के शरण में जाता है, और न्यायपालिका का आदेश ही सर्वोच्च होता है हमारे देश के अंदर। तो अभी सरकार वहाँ की परिस्थिति को लेके न्यायपालिका में है, वहाँ की जनता न्यायपालिका में है। जो भी न्यायिक निर्णय आएंगे उस आदेश का सरकार पालन करेगी और संविधान सम्मत पालन करेगी। और आम आदमी के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये मैं अभी भी दयाशंकर भाई से कहूंगा, वो कोशिश करें कि सुरक्षित रहे। परमार जी, फाइनली बात प्लीज। देखिए, राष्ट्रपति शासन तो इस सरकार के गुदे में ही नहीं है कोई लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन तो ममता बनर्जी के पहले ही कार्यकाल में लग जाना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन तो भूल जाइए। रहा ममता बनर्जी का इलेक्शन, वो मोदी जी जीतवाएंगे, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को इलेक्शन से रोक दिया जाता है तो ये देश में प्रदर्शन फैलेगा और मोदी के विरुद्ध जाएगा। मोदी ऐसा नहीं चाहेंगे। मोदी राजनीतिक लड़ाई राजनीति से लड़ेंगे। अब मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सो मोटो लेकर के एनआरसी बैठाया और वो रिपोर्ट देगी कि भाई हमको लतियाया गया है। तो हो सकता है वो कोई कड़ी टिप्पणी करे और उसमें मोदी को गुंजाइश बने कि भाई न्यायपालिका की बात मानने की वजह से मैं इस सरकार को बर्खास्त करने की पैरवी मान लेता हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है कि सांप मर जाए लाठी में ना टूटे। मोदी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज मनोज 20 सेकंड। देखिए, मैं तो एक पत्रकार होने के नाते मैं यही कहूंगा कि अपने अपने मौके हैं, उनको आप सब्जेक्टली लीजिए, उनको दुर्भावना बस मत लीजिए। मुख्यमंत्री को देखिए, अच्छा काम करेगा, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा काम करेगा तो जिस तरह वो चुनाव से पहले वादा की थी 2024 के लिए कि मैं बनारस जाकर लड़ूंगी, तो हो सकता है कि बनारस जाकर लड़े और मोदी जी को भी हरा सके। तो ऐसा काम करना चाहिए। अभी मौका है ममता बनर्जी के पास, वो सारे योजना लागू कर दे। जैसे अभी उन्होंने स्टूडेंट के लिए जो है क्रेडिट कार्ड जो लागू किया, 10 लाख रुपया लोन मिलेगा, लेकिन वहां भी एक राजनीति खेल गई वो कि जो 10 साल से रह रहा है, माने बंगाल में जिनका 10 साल की अवधि है, अगर वो यह कहता कोई भी इसका लाभ ले ले, तो राजनीति से अलग हटकर अगर कोई काम करे वो, तो उनको मौका मिलेगा। वो अगला प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रही है विपक्ष के सहारे, तो वो सपना में हम जैसे पत्रकार भी उनको शुभकामना दे सकते हैं कि दीदी अच्छे से काम करिए और देश का प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने ही मानसिकता संतुलन को बिगाड़ने में लगी हुई है कि कैसे हम जीते, कैसे हम 5 नंबर तक हम मुख्यमंत्री इलेक्टेड हो, तो ये तो अभी होगा नहीं। क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए अभी राकेश परमार जी ने कहा कि मोदी जैसा नहीं चाहेंगे, लेकिन सवाल है कि कई पेच फंसे हुए हैं, उस पेच से निकलना। और आपने एक सवाल किया था टीएन शेषन, तो ऐसे कई माँ हैं इस देश में जो टीएन शेषन जैसा बच्चा पैदा किया है। तो इस बार जो है, इस बार जो चुनाव आयोग का जो आया हुआ है, वो मुझे लगता है अगर उसका कार्यकाल और अगले बार जो होगा 3-3 साल का होता है, तो मुझे लगता है अगली बार टीएन शेषन जैसा लोग से दर्शन होगा दीदी को। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सत्यपरक भारत जो मासिक पत्रिका है वो आपके नजदीकी जो बुक स्टॉल है वहां आप उसे पढ़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतरीन पत्रकारिता की नजर से और बेहतर टिप्पणीकारों की नजर से आप चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे तक मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। सत्यपरक भारत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे